लेक्चर 17 में कॉन्सेप्ट आता है सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस का। तो वैसे हमारा लेक्चर 16 का थोड़ा सा पार्ट रहता भी था और कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हम लेक्चर 16 को रिवाइज कर लें, थोड़ा सा उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग नोट करें कि 10 बजे मैंने पहले ही काफ़ी लेट टाइमिंग रखी है, सुबह 8 बजे की नहीं रखी, तो आप 10 बजे आ जाया करें। ये तो अब 10-20 तो हो गए हैं मुझे आप लोगों का इंतज़ार ही करते करते। वो भी मैसेज भिजवाया तो मेरा ख्याल है सबको याद आया है कि लेक्चर है। अच्छा, लेक्चर 16 बल्कि इससे भी पहले था हमारा लेक्चर 15। लेक्चर 15 लेक्चर 15 को मैंने दोबारा इसलिए खोला है कि इसकी जो एक्सरसाइज है ये अहम है। सब स्टूडेंट्स एक बात जरा ध्यान से सुने, मैं जरा आप लोगों के मैसेजेस देखूं क्या है। अच्छा, मैं वैसे असाइनमेंट लिख के भी भेज दूंगी। ये आपकी असाइनमेंट है, प्रूफ दैट, ये एक्सरसाइज 15 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। प्रूफ दैट R2 is a vector space over R with addition and scalar multiplication defined as, यहाँ पे डिफाइन की हुई है। लेक्चर 15 की वीडियो पड़ी है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको दोबारा सुन सकते हैं, उसे वहां से सुने। और इसके अंदर लेक्चर 15 के अंदर जो एग्जांपल की हुई है, बिल्कुल इसी एग्जांपल को फॉलो करते हुए आपने ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करना है और इसको एज असाइनमेंट सबमिट कराना है। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको कहा था कि आप असाइनमेंट, आप सबके मैसेजेस मेरे सामने आ रहे हैं, जरा बात एहतियात से कीजिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन यकीनन बहुत सारे बच्चों ने इसको किया ही नहीं है, क्योंकि अगर किया होता तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते। तो जब तक ये लेक्चर 15 समझ नहीं आएगा, इससे आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें 10 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी होती हैं। आप लेक्चर नंबर 15 की वीडियो, लेक्चर नंबर 14 की वीडियो सुने तो सब समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ आता तो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा कल, तो कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप मुझे ये असाइनमेंट सबमिट कराएंगे वेडनेसडे को। वेडनेसडे को शाम 6 बजे तक सारी असाइनमेंट्स मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। तीनों यार ये बात सुन रहे होंगे, यकीनन मैं मैसेज में भी डाल देती हूँ और असाइनमेंट का क्वेश्चन अलग से लिख के भी डाल देती हूँ। तो वेडनेसडे को क्या डेट है? 10 जून को आपने ये मुझे असाइनमेंट सबमिट करानी है, शाम 6 बजे तक मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। तो वेडनेसडे को दिन में किसी भी टाइम आप अपने सीआर को भेज दें। और असाइनमेंट सबमिट कराने नहीं, LMS का ऑप्शन मैं इसलिए नहीं रखती क्योंकि आप में से आधे बच्चे ऐसे हैं जो फिर कहते हैं कि हम सिर्फ व्हाट्सएप का पैकेज लेते हैं और ये वो, तो इस वजह से मैं एक ही ऑप्शन रखती हूँ।
कि फिर ऐसा होता है कि असाइनमेंट्स मिक्स अप हो जाती हैं, कुछ LMS से आ रही हैं, कुछ पर्सनल नंबर से आ रही हैं, ये वो सारी चीजें फंस जाती है। तो उससे बेहतर ये है कि सारे स्टूडेंट्स अपने CR को सेंड कर दें और CR एक ही फोल्डर बना के मुझे भेज दें। उस तरह से सारी असाइनमेंट्स इकट्ठी मेरे पास आती हैं, किसी के नंबर मिस नहीं होते। फिर जब मैं लिस्ट शेयर करती हूँ तो फिर मैसेज आते हैं कि जी ये असाइनमेंट तो मैंने दी थी और ये हुआ था वो। LMS का ऑप्शन अगर आप रखना चाहते हैं, मैं एहतियातन LMS पे डाल दूंगी, तो जितने लोग LMS पे अपलोड कर सकते हैं वो LMS पे कर दें, बाकी CR को भेज दें। ये बात सब लोग जितने यहाँ हैं, और मैं मैसेज में भी लिख दूंगी, सब लोग सुन लें कि वेडनेसडे शाम 6 बजे के बाद कोई असाइनमेंट मैं नहीं लूँगी। तो CR के पास जितनी भी असाइनमेंट्स आई होंगी वो उतनी मुझे भेज देंगे, वो भी ज़्यादा वेट नहीं करेंगे कि अब जी उसकी आ रही है, अब उसकी आ रही है, अब उसकी आ रही है। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट है ये, आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, लेक्चर नंबर 15 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन। Prove that R2 is a vector space over R with addition and scalar multiplication defined as। ये addition defined है और ये scalar multiplication बिल्कुल इसी तरह से प्रूव करनी है जिस तरह इसी लेक्चर की एग्जांपल की हुई है। लेक्चर की एग्जांपल कैसे की हुई है, आपके पास PDF भी मौजूद है, LMS पे पड़ी है, आपके पास इसकी वीडियो भी मौजूद है जो आप YouTube पे देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 में हम पढ़ रहे थे। स्टार्ट से क्या था, क्योंकि हम वेक्टर स्पेस का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो लेक्चर 15 में हमने वेक्टर स्पेस की एक एग्जांपल की, 16 में हमने वेक्टर स्पेस की मोर एग्जांपल्स। 15 में हमने प्रूव किया था कि R3 इज वेक्टर स्पेस ओवर R। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिया गया कि R2 इज वेक्टर स्पेस ओवर R। R2 और R3 को ही देखते हुए हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि Rn is vector space over R with addition and scalar multiplication defined as। addition कैसे है? component wise addition, और scalar multiplication कैसे है? हर component को एक scalar k से multiply कर दिया। तो इन दो ऑपरेशंस के साथ Rn जो है ये वेक्टर स्पेस बन जाती है। नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल है नेक्स्ट, let V be the set of all M cross N real matrices, then V is vector space over R with addition and scalar multiplication defined as। अब जो V है इसके अंदर क्या है? सारे के सारे M क्रॉस N ऑर्डर के रियल मैट्रिसेस। लिखने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैट्रिक्स की एंट्रीज जो होंगी वो रियल नंबर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। देन V इज वेक्टर स्पेस ओवर R विद एडिशन। एडिशन किस तरह से डिफाइंड है कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है। मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है। ये हमने जब मैट्रिसेस वाला टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे हमने ये सीखा भी था कि अगर हम मैट्रिसेस को ऐड सिर्फ तब कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। A का ऑर्डर भी M क्रॉस N और B का ऑर्डर भी M क्रॉस N। तो A प्लस B का ऑर्डर भी हमारे पास क्या आता है? वो M क्रॉस N ही आता है। जो A और B का ऑर्डर होता है वही उनके सम का ऑर्डर आता है। इसी तरह K इंटू A स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइंड है कि मैट्रिक्स A, इस वक्त ये जो मैट्रिक्स है ना A B, ये मैट्रिक्स A ये क्या है? वेक्टर्स हैं। क्यों वेक्टर्स हैं? क्योंकि हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में ये बात पढ़ी थी कि V सेट जिसको हम वेक्टर स्पेस कह रहे हैं, अब इसके एलिमेंट्स को अब हम वेक्टर्स कहेंगे। तो यहाँ मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B या जो भी मैट्रिसेस जो कि M क्रॉस N रियल मैट्रिसेस हैं, ये अब सब क्या है? वेक्टर्स हैं। क्यों वेक्टर्स हैं? क्योंकि ये V के एलिमेंट्स हैं। तो A प्लस B ऑपरेशन इस तरह से डिफाइंड है, स्केलर प्रोडक्ट का ऑपरेशन इस तरह से डिफाइंड है। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव किया है कि ये जो सेट V है ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर द फील्ड R, ओवर द फील्ड R, मतलब स्केलर्स जो होंगे वो सेट R में से होंगे। अब बजाय इसके कि पूरे के पूरे M क्रॉस N मैट्रिसेस को बहुत बड़े बड़े मैट्रिसेस होंगे जिनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तो हमने उसकी एक छोटी एग्जांपल ले ली। एग्जांपल नंबर 4 में लेट V बी द सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस
then V is vector space over R with addition and scalar multiplication. Addition और scalar multiplication उसी तरह से डिफाइंड होगी जैसे एग्जांपल 3 में है। मैंने यहाँ इसको ठीक है, बिल्कुल यही लिखा है, डिफाइंड एज अबव। यहाँ डेफिनेशन एक्सप्लेन भी कर दी थी। कैसे डेफिनेशन है, a प्लस बी के a और b के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, k इंटू a के मैट्रिक्स A की हर एंट्री को स्केलर K से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हमें 10 कंडीशंस जो प्रूव करनी होती हैं। बार बार मैं उसको रिपीट नहीं कर रही, मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसको रिपीट किया था। लेक्चर नंबर 15 में भी यही कंडीशंस मैंने बार बार बोली हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप यूट्यूब वीडियोस आपके पास पड़ी हैं, आप उनको डाउनलोड करें या जिस भी तरह से उन वीडियोस को सुनें, ताकि ऑपरेशंस आपके सामने या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में लिखे हुए भी हैं ऑपरेशन सारे। तो सबसे पहली कंडीशन के लिए हमें दो वेक्टर्स लेने होते हैं। किस में से, जिस सेट को हम वेक्टर स्पेस प्रूफ करने जा रहे हैं, इसमें से हमने दो वेक्टर्स ले लिए। यू वेक्टर लिया है ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का और बी वेक्टर भी 2 क्रॉस 3 का। ये 2 क्रॉस 3 के मैंने क्यों लिए, क्योंकि मेरे सेट के अंदर मैट्रिसेस ही कैसे हैं, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। तो u प्लस वी करने का क्या तरीका है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। u प्लस वी का ऑर्डर भी मेरे पास क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 ही आएगा। यहाँ एक मैं मैसेज पढ़ रही हूँ कि किसी को समझ नहीं आई। क्या समझ नहीं आई? उसामा हमीद। जी, सेकंड कंडीशन में क्या करना है, लेट u एंड v, यहाँ हमें कम्यूटेटिविटी शो करनी है। u प्लस वी इज इक्वल टू v प्लस u, ये यहाँ शो की हुई है कंडीशन नंबर 3 में। एसोसिएटिविटी कंडीशन नंबर 4 में u मैट्रिक्स के लिए जीरो मैट्रिक्स हमने बता दिया कि एग्जिस्ट करता है सच दैट के u प्लस 0 इक्वल हो जाता है u के। कंडीशन नंबर 5 में हर मैट्रिक्स u के लिए माइनस u एग्जिस्ट करता है, जिसकी हर एंट्री जो है वो माइनस के साथ लिखी जा सकती है, सच दैट के u प्लस माइनस u करने से आंसर जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। कंडीशन नंबर 6 में k कोई भी स्केलर है, u कोई भी वेक्टर है, k इंटू यू बिलोंग करता है v से। क्यों v से बिलोंग करता है, क्योंकि ये फिर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, और हर 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है वो सेट v का एलिमेंट है। तो कंडीशन नंबर 7 में हमने जो है वो वेक्टर स्पेस की कंडीशंस को प्रूव किया है। वेक्टर स्पेस की कंडीशंस क्या थी, k इंटू यू प्लस वी इक्वल आना चाहिए k इंटू यू प्लस k इंटू वी के। लेक्चर नंबर 16 ही की वीडियो को आप ओपन करेंगे, वहाँ ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करी, आप वीडियो सुन सकते हैं। कंडीशन नंबर 8 में k प्लस एम इंटू यू वेक्टर, इसको इक्वल आना चाहिए k यू प्लस एम यू के। कंडीशन नंबर 9 में लेट k एंड m बी स्केलर्स एंड u एनी वेक्टर k इंटू एम इंटू यू, इसको इक्वल आना चाहिए k m दोनों स्केलर्स बाहर आ जाएं और साथ में u वेक्टर। ये चीज हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। कंडीशन नंबर 10 में लेट 1 बिलोंग्स टू r एंड u बिलोंग्स टू v, तो हमें शो ये करना होता है 1 इंटू यू इक्वल आ जाए u वेक्टर के। कंडीशन नंबर 10 को दोबारा देखें, क्या है, 1 इंटू यू वेक्टर इक्वल आ जाए u वेक्टर के। ये 10 कंडीशंस जब पूरी हो जाती हैं तो हम सेट v को कह देते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है। यहाँ हमने सेट में जो जिस सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव किया है, जिस सेट को वेक्टर स्पेस प्रूफ किया है उसमें क्या थे, मैट्रिसेस थे ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हमने प्रूफ किया। इससे पिछली एग्जांपल में हमने बताया कि m क्रॉस n ऑर्डर के जो मैट्रिसेस हैं उसका जो सेट है वो भी वेक्टर स्पेस बन जाता है। तो असल में हमने यहाँ पे ये बता दिया कि मैट्रिसेस आर बेसिकली वेक्टर्स। जब हमने वेक्टर स्पेस का ये टॉपिक स्टार्ट किया था, मैंने वहाँ पे ये बात बोली थी कि हम लेटर लेक्चर्स में ये प्रूव करेंगे
कि मैट्रिसेस जो है वो असल में वेक्टर्स ही होते हैं। तो हम सिर्फ वेक्टर्स को स्टडी भी होती जाएगी। जो प्रॉपर्टीज हम बताएंगे कि ये वेक्टर्स में होल्ड करती हैं वो हमें पता होगा, क्योंकि मैट्रिक्स भी एक वेक्टर ही है, इसलिए मैट्रिसेस के लिए भी ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना था इसके बारे में कि ऐसा भी सेट होता है। लेट V be the set of all real valued functions which are defined on set of real numbers R, then V is vector space over R. रियल वैल्यूड फंक्शंस का मतलब कि ऐसे फंक्शंस जिनका रेंज का सेट जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, और वो डिफाइन भी कहाँ से हो रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से ही डिफाइन हो रहे हैं। तो then V is vector space over R with addition and scalar multiplication defined as, लास्ट लेक्चर में यहाँ से नहीं था, आप इसको दोबारा से सुन लें कि किस तरह से ऑपरेशंस डिफाइंड है। f प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और दूसरा स्केलर प्रोडक्ट का किस तरह से k इंटू एफ जब x के ऊपर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कि f x के ऊपर अप्लाई हो जाए, k को बाहर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। फॉर ऑल x एंड g बिलोंग टू v, क्योंकि v के अंदर क्या है, सारे फंक्शंस हैं, इसलिए मैंने f और g के ही नाम यूज किए। एंड k बिलोंगिंग टू r, और k जो है वो एक स्केलर है। नोट मैंने यहाँ लिखा है, द डेफिनेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्लेस इम्पोर्टेंट रोल इन वेक्टर स्पेस। मैंने लास्ट भी एक लेक्चर में बताया था कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन ही बहुत अहम है, जिससे ये पता चलता है कि सेट वी वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। अगर ऐसा हो जाए कि ये जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन है इसको हम चेंज कर दें, एक ही सेट के ऊपर ऑपरेशंस की डेफिनेशन को चेंज कर दें, तो ये होगा कि हो भी सकता है कि वो वेक्टर स्पेस ना बने। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने सेट लिया है v इज इक्वल टू R2। यहाँ लेक्चर 15 में हमने जो डिफाइन किया ऑपरेशंस डिफाइन किए थे वो किस तरह से थे। u प्लस v इक्वल था कंपोनेंट वाइज एडिशन, u का पहला कंपोनेंट और v का पहला कंपोनेंट ऐड हो गया, कॉमा u का दूसरा कंपोनेंट और v का दूसरा कंपोनेंट ऐड हो गया। स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन किया था कि के स्केलर जो है वो दोनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ इस सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन तो बिल्कुल उसी तरह से, सेट वही है R2, एडिशन उसी तरह से डिफाइंड है u1 प्लस v1 u2 प्लस v2। स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को चेंज किया है, किस तरह से k इंटू यू वेक्टर इक्वल होगा k इंटू u1 कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो 0 आएगा। हमने क्या किया है, हमने ऑपरेशन की डेफिनेशन को चेंज किया है सेट R2 के ऊपर। अब चेक ये करते हैं कि अगर ऑपरेशन की डेफिनेशन चेंज हो जाए तो फिर क्या R2 वेक्टर स्पेस बनती है या नहीं बनती। तो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया हुआ है देन v इज इक्वल टू R2 इज नॉट वेक्टर स्पेस। कैसे वेक्टर स्पेस नहीं है, मैंने यहाँ डायरेक्ट प्रॉपर्टी नंबर 10 को चेक किया है, जैसा कि मैं अभी ऊपर बोल भी रही थी। प्रॉपर्टी नंबर 10 होती क्या है, लेट 1 बिलोंगिंग टू R, सेट ऑफ रियल नंबर्स का हमने 1 ले लिया, एंड u वेक्टर इज इक्वल टू u1 u2 बिलोंगिंग टू R2। R2 के वेक्टर्स इसी तरह के होते हैं, देन 1 इंटू u वेक्टर। अब 1 इंटू यू वेक्टर हम कैसे करेंगे, हम ये जो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन दी हुई है इसी को यूज करेंगे। इसको यूज करें तो स्केलर हमारा 1 है, 1 इंटू u1 कॉमा 0, यही चीज मैंने यहाँ लिखी 1 इंटू u1 कॉमा 0। 1 जब u1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये u1 ही आ जाएगा, ये तो वैसे ही 0 कंपोनेंट है। अब ये जो आंसर आ रहा है u1 कॉमा 0, क्या ये वेक्टर u के इक्वल है, ये u के इक्वल तो नहीं है, क्योंकि u के तो कंपोनेंट्स थे u1 एंड u2, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे नॉट इक्वल टू u वेक्टर। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या थी, 1 इंटू यू वेक्टर को इक्वल होना चाहिए u वेक्टर के। अब यहाँ ये इक्वल नहीं आ रहा u वेक्टर के, 1 इंटू यू वेक्टर इज नॉट इक्वल टू u वेक्टर। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 सेटिस्फाई ना होने की वजह से हम ये कहेंगे कि ये जो सेट R2 है ये वेक्टर स्पेस नहीं है इन दो ऑपरेशंस के साथ। ठीक है, R2 वेक्टर स्पेस बन जाता है इन दो ऑपरेशंस के साथ जो कि लेक्चर नंबर 15 में डिफाइन किए हैं।
जबकि लेक्चर 16 में हम ये शो कर रहे हैं कि अगर ऑपरेशंस की डेफिनेशन को चेंज कर दिया जाए तो फिर वही सेट हो भी सकता है कि वो वेक्टर स्पेस ना बने। जैसे हमने यहाँ शो किया कि R2 के ऊपर ऑपरेशंस को चेंज किया तो ये सेट R2 वेक्टर स्पेस नहीं है। यहाँ मैंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया है, प्रूव दैट V is equal to R2 satisfies first 9 axioms of vector space with operations defined in example 6। यहाँ इस एग्जाम्पल 6 में ये जो दो ऑपरेशंस डिफाइन किए हुए हैं, वेक्टर स्पेस की पहली 9 कंडीशंस को आपने चेक करना है कि वो सेटिस्फाई होती हैं। 10वीं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इस वजह से वेक्टर स्पेस नहीं है। लेकिन आपका काम क्या है कि आपने इसकी पहली 9 की 9 कंडीशंस को चेक करना है कि वो सारी की सारी सेटिस्फाई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सब स्पेस का। सब स्पेस बहुत ही आसान सा है। A subset W of a vector space V is called subspace of V if W is itself a vector space under the same addition and scalar multiplication as of V। यहाँ सिर्फ इतना है कि सेट V का जो सबसेट W है वो सब स्पेस कहलाएगा अगर W खुद वेक्टर स्पेस बन जाए विद सेम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कौन से? जो कि हमने V के लिए डिफाइन किए होंगे। अभी हम एक एग्जांपल करते हैं तो ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैंने यहाँ थ्योरम इसलिए यहाँ एग्जांपल से पहले लिख दिया क्योंकि इस थ्योरम को यूज करके सब स्पेस प्रूव करना आसान है, बजाय इसके कि हम W के लिए दोबारा से 10 की 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें। हम सिर्फ इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर लें तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि W इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। ये थ्योरम की स्टेटमेंट्स इसलिए अहम होती हैं कि ये हमारे काम को शॉर्ट कर देती हैं। अब डेफिनेशन के मुताबिक तो हमने ये कहा था कि एक सबसेट W जो है कि किसी वेक्टर स्पेस V का ये सब स्पेस बनता है अगर W इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस बन जाए। मतलब अगर बाय डेफिनेशन में प्रूव करने लगूं सब स्पेस तो मुझे क्या करना होगा कि ये जो W सबसेट है इसके लिए भी वही 10 की 10 कंडीशंस प्रूव करनी होंगी जो कि मैंने V के लिए प्रूव की हुई। लेकिन हम बाय डेफिनेशन सब स्पेस प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि हमें 10 कंडीशंस प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एक थ्योरम मैथमेटिशियन ने डिफाइन कर दिया हुआ है जो हमारे काम को शॉर्ट कर देता है। क्या है? लेट W be a subset of a vector space V, then W is subspace of V if and only if for U and V belong to W। यहाँ पे ना मिस्टेक हो गई है, यहाँ वेक्टर्स आने थे U वेक्टर एंड V वेक्टर। belong to W, U plus V belongs to W। यहाँ पे भी ऊपर वेक्टर का सिंबल आएगा U वेक्टर प्लस V वेक्टर। For U and V belong to W, U plus V belongs to W। और दूसरी कंडीशन क्या है? For K any scalar and U vector belong to W, K into U vector belongs to W। हम सिर्फ ये दो कंडीशंस अगर प्रूव कर दें तो हमारी ये बात प्रूव हो जाएगी कि W जो कि सबसेट है V का ये सब स्पेस बन जाता है V का। एक एग्जांपल यहाँ बहुत ही ऑब्वियसली लिखी है, लेट V be any vector space and W is equal to W के अंदर क्या है? सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0 वेक्टर। देन W is subspace of V। क्यों सबस्पेस है? क्योंकि 0 प्लस 0 करने से आंसर 0 ही आएगा, ये तो 0 की प्रॉपर्टी है। एंड K स्केलर को 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 वेक्टर आता है। ये हमने जब वेक्टर्स पढ़े थे R2 और R3 के, वहाँ हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, स्केलर K को 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर में हमारे पास 0 वेक्टर आ जाएगा। तो एडिशन से जो आंसर आता है वो भी W का एलिमेंट है, स्केलर प्रोडक्ट से जो आंसर आता है वो भी W का एलिमेंट है। हमारी ये दोनों कंडीशंस प्रूव हो गई। क्या थी कंडीशंस? कि दो वेक्टर्स का सम दोबारा W में आ जाए, एक स्केलर और एक W में आ जाए। अब हमारे पास यहाँ इस एग्जांपल में दो वेक्टर्स ही नहीं है, एक ही वेक्टर है, तो हम इसी वेक्टर का अपने आप के साथ सम कर लेंगे। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 जो कि में एक एलिमेंट है। K into 0 इज इक्वल टू 0 जो कि दोबारा W का एलिमेंट है। हेंस 0 वेक्टर ये जो W इज इक्वल टू 0 है
स्पेस इज सब स्पेस ऑफ FD वेक्टर स्पेस। कोई भी वेक्टर स्पेस हो उसकी एक सब स्पेस लाजमी होगी। किस तरह की? W में एक एलिमेंट। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, लेट W इज इक्वल टू x एंड y बिलोंग टू R2। R2 के वो एलिमेंट सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस W को पहले समझना बहुत अहम है। यहाँ एक स्टूडेंट का क्वेश्चन मैं अभी देख रही हूँ, एग्जाम्पल 2 और 3 में भी यही 10 प्रॉपर्टीज करेंगे, वो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो काम मैं एक्सरसाइज में कहूँ कि ये आपने प्रूव करनी है, बस वही आपने प्रूव करनी है। जो एग्जाम्पल मैंने ऐसी ही लिखी हुई है विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी प्रूफ जो एग्जाम्पल लिखी हुई है उसे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिवाय उसके जैसे मैं एक्सरसाइज में स्पेसिफाई कर दूंगी इसको प्रूव करूँ। समझ नहीं आई मुझे लास्ट मैसेज जिसने भी लिखा है, पता नहीं उसको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या मतलब। अगर आवाज नहीं आ रही तो आप में से कोई एक मुझे माइक ऑन करके बता दे प्लीज। हमारी एग्जांपल चलिए ठीक है, हमारी एग्जांपल है लेट W इज इक्वल टू x एंड y बिलोंग टू R2 such that x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0। ऐसा है कि R2 में हमें पता है कि ऑर्डर पेयर्स पड़े हुए होते हैं। किस तरह से कि x भी R का एलिमेंट होता है, y भी R का एलिमेंट होता है। मतलब अगर हम पूरे के पूरे R2 को देखें तो उसके अंदर ऐसे पेयर्स होंगे कि ये x और y पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये x और y नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो, ऐसा भी हो सकता है x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो। अब ये जो सेट हमने W लिया, हमने इसमें स्पेसिफाई कर दिया है कि इसमें R2 के सिर्फ वही वाले पेयर्स हमने उठाने हैं जिसमें x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। अगर थोड़ा सा आप लोगों को ग्राफ का आइडिया हो तो R2 क्या है, ये x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो पोर्शन है वो हम कंसीडर कर लेंगे इस सेट W के अंदर। या सिंपली यही बात समझ लें कि R2 के अंदर हर तरह के ऑर्डर पेयर्स होते हैं। किस तरह के कि x और y दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, हर तरह के ऑर्डर पेयर्स किसमें हैं, R2 में है। लेकिन ये जो सेट हमने W लिया, इसमें इसकी डेफिनेशन हमें क्या बता रही है, R2 के वो एलिमेंट्स जिनमें x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, मतलब इस पेयर के दोनों कंपोनेंट सिर्फ पॉजिटिव हो। ये सेट जाहिर सी बात है ये R2 का हमने एक छोटा सा पोर्शन यहाँ कंसीडर किया जिसमें दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये पॉजिटिव हैं। तो ये सेट W जो है किसका सबसेट है, R2 का सब। चेक whether W is subspace of R2 or not। डिफाइंड एज, यहाँ डिफाइन की गई हैं एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किस तरह से डिफाइन है, बिल्कुल उसी तरह जैसे R2 में पहले डिफाइन की है, U1 प्लस V वाइज एडिशन और K इंटू U वेक्टर किस तरह से KU1 एंड KU2। जैसे हमने लेक्चर 15 की एक्सरसाइज में R2 के ऑपरेशन को डिफाइन किया था, जिससे हम ये प्रूव कर चुके हैं कि R2 वेक्टर स्पेस बन जाती है इन दो ऑपरेशन के साथ। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो सेट W है क्या ये सब स्पेस है R2 का। तो सब स्पेस के लिए मैंने आपको यहाँ बताया थ्योरम के अंदर हमें सिर्फ इन दो कंडीशंस को चेक करना है कि दो वेक्टर्स अगर हम W में से लें तो उनका सम भी W में मौजूद हो, एक स्केलर और एक वेक्टर W में से लें तो इसका स्केलर प्रोडक्ट है ये भी W में मौजूद हो। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं। जी मैम जी मैम, ऊपर जो स्केलर डिफाइन किया हुआ है अपने के यू वेक्टर इज इक्वल टू के यू वन कोमा के यू टू, पहले तो इधर आपने 0 लगाया था, के यू वन कोमा 0,
तो यहाँ पे आप ये वाली डेफिनेशन क्यों ले रहे हैं? हाँ, तो वो जो हमने डिफाइन किया था ना KU1, 0, उसको हमने फिर ये भी तो कह दिया था कि इस ऑपरेशन के नहीं बनती, हमने ये प्रूव कर दिया, डिफाइन किया इसके साथ R2 वेक्टर स्पेस। इस एग्जांपल को बार बार कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है जिसमें वो वेक्टर स्पेस बनती नहीं है। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमने वो वाले ऑपरेशन वेक्टर स्पेस बन जाती है, इन दोनों ऑपरेशंस के साथ R2 वेक्टर स्पेस बन जाती है। अब हमारा काम ये है, हमें चेक ये करना है कि ये W क्या सबस्पेस है R2 की या नहीं। ठीक है, ये बात जहन में शायद ऐसा आता हो कि जब R2 पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस है इन दोनों ऑपरेशंस के साथ, तो उसका हम कोई भी सबसेट लें तो वो सबस्पेस बननी चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कोई सबसेट ऐसा हो जो सबस्पेस ना बने। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ये W है, R2 जो है इन दोनों ऑपरेशंस के साथ वेक्टर स्पेस है, लेकिन ये W शायद सबस्पेस ना बने। हम चेक कर लेते हैं। सबस्पेस के लिए हमने क्या करना है, लेट U वेक्टर एंड V वेक्टर बिलोंग टू W। W के वेक्टर्स इसी तरह के हैं। कंडीशंस क्या हैं दोनों वेक्टर्स के ऊपर कि इसके दोनों कंपोनेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हैं और इसके भी दोनों कंपोनेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हैं। ये कंडीशंस मैंने कहाँ से लिखी हैं, ये W की डेफिनेशन से। हमने W को डिफाइन किया था कि इसका हर एलिमेंट इस तरह से होगा कि इसके दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे। तो अगर मैंने इसमें से एक एलिमेंट U लिया है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर W में से एक एलिमेंट V लिया है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो U प्लस V करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, U1 प्लस V1 U2 प्लस V2, जैसे कि ऑपरेशन की डेफिनेशन हमें दी गई है। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है, मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया कि ये एलिमेंट भी W में है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर U1 भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, V1 भी पॉजिटिव नंबर है, तो इन दोनों का सम भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा। U2 भी पॉजिटिव नंबर है, V2 भी पॉजिटिव नंबर है, तो इन दोनों का सम भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा। दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव हैं तो जाहिर है W का एलिमेंट होगा, क्योंकि W के एलिमेंट की डेफिनेशन ही ये थी कि दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होने चाहिए। नेक्स्ट मैंने सेकंड पार्ट प्रूव करना है सब स्पेस का। तो मैंने एक वेक्टर लेना है, लेट U वेक्टर इज इक्वल टू U1, U2 बिलोंग टू W। इसके ऊपर कंडीशन क्या है कि U1 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और U2 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमने कोई स्केलर लेना होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, तो मैंने यहाँ पे एक स्केलर ले लिया -1, कोई भी स्केलर K लिया जा सकता है, मैंने -1 ले लिया। -1 को जब मैं U से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाता है, -U1, -U2। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये कंपोनेंट भी नेगेटिव हो गया, पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट भी नेगेटिव हो गया। ये एलिमेंट तो W में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि W की डेफिनेशन ये थी, W की डेफिनेशन ये थी कि उसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जिसका पहला कंपोनेंट भी पॉजिटिव हो और दूसरा कंपोनेंट भी पॉजिटिव हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पहला कंपोनेंट भी नेगेटिव हो गया, दूसरा भी नेगेटिव हो गया। इस वजह से क्या पता चला कि अगर एक वेक्टर का मैंने एक पर्टिकुलर स्केलर के साथ स्केलर प्रोडक्ट लिया तो ये एलिमेंट W में नहीं गया। सेकंड कंडीशन सबस्पेस की प्रूफ नहीं हुई। सबस्पेस की सेकंड कंडीशन जहाँ हम चेक कर लेते हैं क्या थी, ये K इंटू U को बिलोंग करना चाहिए था W से, लेकिन हमारे एग्जाम्पल में ये बिलोंग नहीं करा। सेकंड कंडीशन सबस्पेस की पूरी नहीं हुई, इसलिए ये जो सेट W है ये सबस्पेस नहीं है R2 की। जी मैं अभी देख लूँ कौन स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक आना चाहते हैं हमारी क्लास में। -1 क्यों लिया है, पॉजिटिव भी लेते हैं। हाँ, हम स्केलर कोई भी ले सकते हैं ना, तो हमें हर तरह की पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है। मैं यहाँ लेक्चर को सामने रखती हूँ ताकि समझ में आए। यहाँ हम हमेशा प्रूव करते हुए लिखते हैं फॉर एनी K बिलोंगिंग टू R। उस K की जगह पे हमारे जहन में एक पिक्चर होती है कि K की जगह पे पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव जानबूझ के लिया ताकि मुझे पता चले कि अगर मैं नेगेटिव नंबर से इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं तो क्या तब भी ये W के अंदर जाता है, क्योंकि W की डेफिनेशन से मेरे जहन में एक क्लिक होता था कि W में तो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सारे पॉजिटिव हैं, जिसके दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव हैं। तो मैं अगर कोई नेगेटिव नंबर ले लूँ तो क्या तब भी कंपोनेंट्स पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से मुझे पता चला कि दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव नहीं रहेंगे। तो मुझे ये क्लियर हो गया कि फिर ये W सब स्पेस नहीं है। ये मुझे ये -1 कैसे लेना है, ये कोई एग्जाम्पल्स बहुत सारी ऐसी मैं आपके सामने रखूँ, आप उनको अपने जहन से सोच के करें तो फिर जाके ये समझ में आती है कि ये नंबर हमें यहाँ पर्टिकुलरली कैसे लेना है। तो आप इस बात को बस जहन में रख लें कि यहाँ मुझे -1 को इसके साथ चेक करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में लेके नहीं जाना, ढेर सारी एग्जांपल्स दी नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल ये बात क्लियर करने के लिए कि हो भी सकता है कि अगर R2 वेक्टर स्पेस है तो उसका कोई सबसेट ऐसा भी हो सकता है जो सब स्पेस ना बने। तो मैंने इस बात को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक ऐसी एग्जांपल ली है जो सब स्पेस नहीं बनती। नेक्स्ट क्या है, हेंस W इज नॉट, मैंने यहाँ वेक्टर स्पेस लिख दिया, ये सब स्पेस आना था, हेंस W इज नॉट सब स्पेस ऑफ R2। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, let W be the set of all n cross n matrices, then W is subspace of V is equal to set of all m cross n matrices। ये जो V है set of all m cross n matrices, इसको हम प्रूव करके आए हैं अभी कि ये वेक्टर स्पेस है। अब मैंने सब स्पेस कैसी ली है जिसमें सारे n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं। फिर यहाँ मैंने एग्जांपल में मैंने जैसे पहले भी किया था कि n क्रॉस n तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो मैंने n को स्पेसिफाई कर दिया, लेट W be the set of all 2 cross 2 matrices, then W is subspace of V is equal to set of all m cross n matrices। m क्रॉस n में ऑर्डर ये लाजमी नहीं है स्क्वायर मैट्रिसेस हो, लेकिन W में हमने सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस उठा लिए हैं। तो W इज सबसेट ऑफ V, ऑब्वियस ये बात है कि W में सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, जबकि V के अंदर हर m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। तो m क्रॉस n में n क्रॉस n वाले सारे मैट्रिसेस भी कंटेन करते हैं। तो W इज सबसेट ऑफ V। मैंने यहाँ इसको शो कर दिया है कि एक वेक्टर मैंने U लिया 2+2 ऑर्डर का, एक वेक्टर लिए V लिया 2+2 ऑर्डर का, U+V करने से आंसर भी 2+2 ऑर्डर का आ गया जो कि W का एलिमेंट होगा, क्योंकि W के एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सारे 2×2 मैट्रिसेस हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, U+V क्या है, ये भी 2+2 एक मैट्रिक्स है, तो 2×2 मैट्रिक्स होगा तो जाहिर है वो W का एलिमेंट होगा। K एक स्केलर लिया, U एक मैट्रिक्स लिया जो कि W का एलिमेंट है, इस वजह से ये 2+2 ऑर्डर का लिया। तो K इंटू U करने से भी ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ा, वो वही रहा 2+2 का, वो भी W का एलिमेंट बन गया। तो दोनों प्रॉपर्टीज सबस्पेस की सेटिस्फाई हो गई, तो W इज सबस्पेस ऑफ V। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है, लेट W बी द सबसेट ऑफ V of all n cross n matrices which consist of all invertible n cross n matrices, then W is not subspace of V। Let W be, मैम इधर n क्रॉस n से मुराद 3×3 है ऑर्डर, समझ नहीं, n cross n से मुराद 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हाँ जी, 2×2 होंगे, 3×3, 4×4, हर तरह के मैट्रिसेस जो कि स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे, ठीक है। ओके मैम। Let W be the subset of V of all। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं ये जो सेट V है इसके अंदर सारे n क्रॉस n मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस पड़े हुए, which consist of all invertible n क्रॉस n मैट्रिसेस। W जो सेट है इसके अंदर हमने इन्वर्टिबल n क्रॉस n मैट्रिसेस ले लिए। V में सारे के सारे n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं, W में इन्वर्टिबल कौन से होते हैं, जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करे। देन W इज नॉट सबस्पेस ऑफ V। क्यों सबस्पेस नहीं है इसकी भी मैंने यहाँ एग्जांपल दे दी।
ये एक मैंने वेक्टर लिया यू वेक्टर जो कि 2x2 ऑर्डर का है, वी वेक्टर लिया जो कि 2x2 ऑर्डर का है। इनको चेक भी कर लिया कि ये इन्वर्टिबल हैं। यू इन्वर्टिबल है क्यों? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया। वी का मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, क्या आया -1 जो कि नॉन जीरो है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो क्या पता चलता है कि वो मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यू भी इन्वर्टिबल है और वी भी इन्वर्टिबल है, मतलब यू भी सेट डब्ल्यू का एलिमेंट है। डब्ल्यू में हमने क्या कहा था, डब्ल्यू के अंदर सारे के सारे इन्वर्टिबल n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं। तो ये एलिमेंट यू भी डब्ल्यू का एलिमेंट है और ये एलिमेंट वी जो है ये भी डब्ल्यू का एलिमेंट है। लेकिन जब मैं इसको u प्लस वी करूंगी, मैंने u प्लस वी किया, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया। ऐड कैसे करना है, 1 -1 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 + 2 क्या आ जाएगा 4, यहाँ 2 - 2 क्या आ जाएगा 0। मैं इसको जरा ऊपर कर लेती हूँ जरा से, 0 और 5 + 5 क्या आ गया 10। तो ये मेरे पास u प्लस v वाला मैट्रिक्स आ गया u और v को ऐड करने से। अब u प्लस v का जब मैं डिटर्मिनेंट लेती हूँ तो ये क्या आ गया 0। तो क्या पता चला कि u प्लस v तो इन्वर्टिबल नहीं है। अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो सेट w का एलिमेंट नहीं है। u w का एलिमेंट था, v w का एलिमेंट था, लेकिन u प्लस v जो है ये w का एलिमेंट नहीं है। तो सबस्पेस की पहली कंडीशन पूरी ना होने की वजह से हम कहेंगे w इज नॉट सबस्पेस ऑफ v। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट w be the set of continuous functions, then w is subspace of v is equal to set of all real valued functions। ये हमने जो लेक्चर नंबर 16 में एग्जांपल की थी, हमने इसका प्रूफ नहीं किया हुआ, ये एग्जांपल नंबर 5। इसमें हमने कहा था सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस जो है ये वेक्टर स्पेस बन जाती है इन दो ऑपरेशंस के साथ। अब इन्हीं दो ऑपरेशंस के साथ ये जो सब स्पेस है जिसमें सिर्फ कंटिन्यूस फंक्शन, यहाँ पे हम क्या कह रहे थे ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन, और W में हमने क्या लिया है सिर्फ कंटिन्यूस फंक्शन। तो W जो है ये सब स्पेस बन जाती है V की। यहाँ मैंने ऑपरेशंस नहीं लिखे, ऑपरेशन सेम वही होंगे जो लेक्चर 16 की एग्जांपल 5 में लिखे हुए हैं, ये वाले दो ऑपरेशन। अच्छा, इस लेक्चर के एंड में कोई एक्सरसाइज नहीं है, आपका काम वही है, आपने लेक्चर नंबर 16 की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। लेक्चर नंबर 15 की एक्सरसाइज को एज असाइनमेंट सबमिट कराना है। सबमिट कब तक कराना है, वेडनेसडे की शाम 6 बजे तक सब असाइनमेंट मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। मैम जी मैम ये एग्जांपल 6 की स्टेटमेंट दोबारा समझा दें। किसकी? ये एग्जांपल एग्जाम्पल 6 जो है जी जी, एग्जाम्पल 6 में हमने क्या कहा है कि V में क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस। ये जो सेट है ये वेक्टर स्पेस बन जाता है, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 16 में कहा कि ये जो सेट V है जिसके अंदर सारे रियल वैल्यूड फंक्शन, सारे के सारे रियल वैल्यूड, वो हो सकता है कंटिन्यूस हो, वो हो सकता है कंटिन्यूस ना हो, वो सारे के सारे रियल वैल्यूड का जो सेट है ये वेक्टर स्पेस बन जाता है। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर हम W एक ऐसा सेट ले लें जिसमें सारे कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, तो ये W जो है ये सब स्पेस बन जाएगा V का। मतलब अगर हम ऐसी कलेक्शन ले लें जिसमें हम सिर्फ कंटिन्यूस फंक्शंस को अलग कर लें, जो कंटिन्यूस नहीं है वो हम W में नहीं ले रहे। V में तो हर तरह के थे ना, कंटिन्यूस भी थे और जो कंटिन्यूस नहीं थे वो भी थे। तो V वेक्टर स्पेस है और W क्योंकि सबसेट है V का, और W खुद वेक्टर स्पेस बन जाएगी अंडर द सेम ऑपरेशंस ऑफ V। तो W द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस इज सबस्पेस ऑफ V। सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस जो है ये सबस्पेस है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस। सिर्फ ये है इसकी स्टेटमेंट। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? एग्जाम्पल में आर क्यूब है, असाइनमेंट में ये सॉल्व हो जाएगा, कुछ इतना मुश्किल नहीं है।
चलें जी, मेरा नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया है, तो हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। अगर और क्वेश्चंस हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा। मैम एलएमएस पे भी जी। वो ना पोर्टल ओपन कर दीजिएगा ताकि जिसमें एलएमएस पे अपलोड फिर करनी हो। मैं जनरेट कर देती हूँ एलएमएस पे असाइनमेंट, आज शाम तक करूँगी। तो आप में से जो कि एलएमएस पे कर सकता है वो एलएमएस पे कर दें, बाकी लोग सीआर को भेजें, मुझे पर्सनल नंबर से कोई असाइनमेंट ना मिले।